बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट पर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, जब हम कोरोना की बात करते हैं, वबा की बात करते हैं, तो इस वक्त यकीनी तौर पर लाहौर में इसके मरीज़ों की तादाद कहीं ज़्यादा है। लाहौरिये ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं, ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन इस सूरत हाल को यहाँ तक लाने में सबसे मरकज़ी किरदार किसका है? तो मैं इसको बिला खौफ तरदीद कहूँगा कि ये किरदार हुकूमत का है। लेकिन जहाँ हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकी, वहाँ पर मुझे बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही माज़रत के साथ कहना है कि हमारी वज़ीर सेहत मैडम यास्मीन राशिद ने जियो टीवी के मारूफ प्रोग्राम में जो कुछ कहा, जो गुफ्तगू की, जो लाहौरियों के बारे में ये कहा कि ये अल्लाह ताला की एक अलहदा मखलूक हैं, ये कहा कि ये हर चीज़ को बतौर तमाशा देखते हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, और ये कि शायद ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी। यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दिल टूट गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी मजम्मत कर सकूं। सबसे पहले तो शाहसेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मोहतरमा ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। एक दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बातों से बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग के। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़, किस तरफ जाए हम। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने डिड नॉट डू एनी सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला कुछ एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे होंगे, ये तो उलमा इकराम जाने और मोहतरमा के कमेंट्स जाने। लेकिन जो उन्होंने लाहौर के बारे में कहा, मोहतरमा ने जाहिल कहा ना। अब उन्होंने जाहिल कहा, 1 मरतबा कहा, 2 मरतबा कहा, तो मेरे पास उनकी बात के 10 जवाब मौजूद हैं। मेरा पहला जवाब ये है कि मोहतरमा, अगर लाहौर वाले अलहदा मखलूक हैं, लाहौर वाले जाहिल हैं, तो आप यहाँ से इलेक्शन क्यों लड़ती रहीं? आप यहाँ पर वोट क्यों लाहौरियों से मांगती रहीं? फिर 3 मरतबा आप इलेक्शन में जब हिस्सा लिया, नाकाम हो गई, तो अब आपको लाहौर वाले जाहिल लगने शुरू हो गए हैं। उससे पहले आपको अगर जाहिल लगते, चली जाती आप चकवाल जाके इलेक्शन लड़ लेती, आप किसी और जगह जाकर इलेक्शन लड़ लेती। लाहौर में आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? पहला जवाब मेरा ये है। दूसरा जवाब मेरा ये है कि जब आप लाहौरियों को जाहिल कह रही थी, तो मोहतरमा, क्या आपको अपने लीडर का ख्याल भी आया? इमरान खान साहब का ख्याल आया? आप जमान पार्क की तरफ आपने देखा, जहां पर वो अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा उन्होंने गुजारा, जहां पर वो क्रिकेट खेलते रहे, जहां पर उनकी दोस्तियां थी। मियां वाली से ज्यादा लाहौर में इमरान खान साहब का ताल्लुक है। तो क्या आपको ख्याल नहीं आया कि आप अपनी पार्टी लीडर के शहर के बारे में क्या कह रही हैं, किस किस्म की बात कह रही हैं? और फिर आपको अपनी सियासत का ख्याल भी नहीं आया। मेरा तीसरा जवाब यह है कि जिस बुनियाद पर आप सियासत करते हैं, वो जलसा 30 अक्टूबर 2011 का वो जलसा जो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर हुआ था, वो आपने जहालत के मरकज में किया था। मैं मान लेता हूं कि आपके पास खैबर पख्तूनख्वा से आपने मुख्तलिफ शहरों से लोग लाए थे, यहां पर पूरे पाकिस्तान का जलसा था वो, लेकिन शहर तो लाहौर था। आपने जहालत के मरकज में जलसा किया था। आपने किस तरह कह दिया? और फिर ठीक है, आपका तल्लक चकवाल से है। हम जब मोटरवे पर जाते हैं, वो कलर कहार को क्रॉस करते हैं, नीला दुला वो आता है, बाकायदा इंटरचेंज आता है, तो वो नीला आपका गांव है, आपका ताल्लुक है वहां से, आप वहां पे रहते हैं, आपका बैकग्राउंड आपका वहां का है। लेकिन लाहौर में आप पढ़ी, आप कॉन्वेंट में पढ़ी, आपको भूल गया। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज था, आप भूल गई। अब लाहौर की इस फैमिली को, कक्के सही खानदान को, इस बरादरी को भूल गई, जिसकी आप मलिक गुलाम नबी की बहू बनी, जो हमारे वजीर तालीम रहे। आप राशिद नबी मलिक की अहलिया, आप शाहिद नबी मलिक, जाहिद नबी मलिक, कि किस की बात करूं मैं? कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नदीम साहब की बात करूं, लाहौर से तल्लक आपके भाई। आप
क्यों सारी उम्र आपने लाहौर में सियासत की, आप पीएमए की सदर रही, यहां पर पीएमए की बुनियाद पर आपने सियासत की, यहां से आपने अपना मकबूलियत, आपकी नौकरी, यहां पर सारी उम्र तो आपने यहां पर नौकरी की, लाहौर से निकली कब आप? स्वाय आखिर उम्र में थोड़ी देर के लिए आप पिंडी चली गई और फिर वहां से आपने रिटायरमेंट ले ली। ये लाहौर जाहिलों का शहर था, क्यों रही आप इस शहर के अंदर? बहुत दुख दिया। ये तो आपके, मैं आपको 5वां जो जवाब दे रहा हूं वो बड़ा अफसोसनाक है। पीटीआई पर एक ठप्पा लगाया जाता है कि ये एंटी लाहौर है, लाहौर की तरक्की की, लाहौरियों की दुश्मन है। आपने ये बात करके उस पर ठप्पा लगा दिया, आपने अपनी पार्टी की खिदमत नहीं की, आपने उसको नुकसान पहुंचाया। ये थे 5 जवाब आपके सियासी। अब कुछ कोरोना के हवाले से आपको मैं जवाब दे दूं कि आप लाहौरियों को जाहिल कहती हैं, तो क्या कोरोना जो है वो लाहौरिये लेकर आए हैं? मैडम, क्या ताफ्तान का बॉर्डर लाहौरियों ने खोला था? मैडम, क्या एयरपोर्ट के ऊपर बगैर स्क्रीनिंग के लोगों को लाहौरियों ने यहां पर एंटर किया था? पूरे पाकिस्तान को आपकी हुकूमत ने अपनी नाअहली से कोरोना में फंसा दिया और आप कहती हैं लाहौरिये जाहिल हैं। फिर अमवात हुई, मसला बना, सारा कुछ हुआ, तो क्या लाहौरियों पर इल्जाम है कि वो मास्क स्मगलिंग लाहौरिये करते रहे? इजाजत जफर मिर्जा साहब लाहौरिये कोई जुलूस लेकर गए थे कि वो मास्क की एक्सपोर्ट के हवाले से, सैनिटाइजर्स की एक्सपोर्ट्स के हवाले से मसला यहां पर पैदा कर देते? जब अद्वियात महंगी हुई, शॉर्ट हुई, लाहौरियों ने की सर? मैडम, ऐसा नहीं है, ये आपकी हुकूमत ने की, आपकी हुकूमत की नाअहली थी। आगे आ जाएं। 7वां मेरा जवाब आपका ये था कि ये लाहौरिये इसके जिम्मेदार नहीं, आपकी नाअहली है। 8वां जवाब ये है कि वसाइल, कोरोना के पर काबू पाने के लिए जो वसाइल खर्च होने थे, रियासती वसाइल का जो गलत इस्तेमाल हुआ, वो क्या लाहौरियों ने किया? नहीं मैडम, लाहौरियों ने नहीं किया। टाइगर फोर्स आप लोगों ने बनाई, लाहौर में उस्ताद थे, पोलियो के वर्कर्स थे, न जाने LHVs थी, कितने लोग थे। हमने तो लाहौरियों ने तो के पास वसाइल नहीं थे, वसाइल तो आपके पास थे, कब्जा तो आपका है वसाइल के ऊपर, हुकूमत तो आप हैं, हुक्मरान तो आप हैं। लाहौरियों बेचारों को तो आप ऑर्डर करते हैं ये इलाका सील कर दो, वो बैठ जाते हैं, पुलिस वालों को आप खड़ा कर देते हैं, वो आगे बेचारे जाके सरे तस्लीम खम करते हैं, कहीं उनको मुर्गा बनाया जाता है वो मुर्गा बन जाते हैं, कहीं उनको जूते मारे जाते हैं वो जूते खा लेते हैं, जब उनके शटर गिराए जाते हैं शटर गिरा देते हैं, जब उनको घरों में बंद किया जाता है टेंट तंबू लगा के वो बंद कर लेते हैं। खुद आपकी हुकूमत को इसको देखना है। और मैडम, अगली बात यह है कि क्या लॉकडाउन करना ना करना लाहौरियों का फैसला था? माजरत के साथ ये लाहौरियों का फैसला नहीं था, यह आपकी हुकूमत का फैसला था और आपकी हुकूमत को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन करना है नहीं करना। और इसमें लाहौरियों का क्या कसूर है भाई? लाहौरिये इसमें कैसे जाहिल हो गए? जाहिल तो वो लोग हुए जिनको इल्म ही नहीं था कि करना क्या है। और इसके बाद आपने बाजार खुलवा दिए ईद से पहले, उसके जो औकात मुकर्रर हुए थे वो लाहौरियों ने किए थे, वो लाहौर वालों की तरफ से ऑर्डर आया था। आपने ईद के रश में 8, 6, 8, 10 घंटे के लिए बाजार खोले तो वहां पर रश ही पड़ना था, आप मैनेज नहीं कर सके। ये मेरा आपको 9वां जवाब है कि आपने उस वक्त जो कुछ किया वो आपके गलत फैसले थे, आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी है, लाहौरियों पर नहीं डालनी। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो मेरा आपको आखिरी 10वां जवाब ये है कि क्या कौमी सतह पर इत्तेहाद कायम करना, इसके लिए क्या लाहौरियों की जिम्मेदारी थी? आप लोग अपोजिशन को अपने साथ लेकर नहीं चल सके। वजीर आज़म इमरान खान उस मीटिंग में लॉग ऑफ कर गए जहां पर तमाम एक APC टाइप हो रही थी। क्या लाहौरियों ने बंद किया था उनका नेट? क्या उन्होंने उसको उठाया था? आप अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चल सके, आप सूबों को साथ लेकर नहीं चल सके। वजीर आज़म जिस दिन कह रहे थे लॉकडाउन नहीं करना, उस दिन पंजाब में, सिंध में लॉकडाउन हो रहा था। किसने कोऑर्डिनेशन करनी थी? लाहौरियों ने करवाना था ये सारा कुछ। मैडम, खुदा का खौफ करें। आप जो है हुकूमत और तो एक तरफ, सूबे एक तरफ, अपोजिशन एक तरफ, आप लोग तो इशराफिया के साथ नहीं चल सके। इशराफिया के फैसले कुछ और थे, आपके कुछ और थे, तो ये भी लाहौरियों का सारा कसूर था। और इसमें मुझे आखिर में आपसे ये कहना है कि फिर एक मरतबा फिर आपने कह दिया कि ये कौम जो है ठीक नहीं है, अल्लाह ताला कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। खुदा का खौफ करें मैडम, पहले ये कौम अच्छी थी, वजीर आज़म गलत था, अब आप हुक्मरान बन गए हैं, वजीर आज़म इमरान खान साहब हैं, आप वजीर सेहत हैं, तो अब ये हुआ है कि अब वजीर आज़म ठीक हो गए हैं, आप ठीक हो गई हैं, हम जो आम लाहौरी हैं, जो कौम है वो गलत हो गई है।
आपका इस बयान का बहुत गलत मतलब लिया गया है। लाहौरियों ने बहुत इस पे नाराजगी का इजहार किया है, आपको सियासी नुकसान हुआ है और इस पर आपके सियासी मुखालफिन ने किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साबिक सूबाई वजीर सेहत, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के, क्या कहते हैं आपके बयान के ऊपर? लीजिए वो भी सुन लीजिए। राशिद साहबा, आपने जिस तरह से लाहौरियों को जाहिल और बुरा भला कहा, मैंने आपका वो तमाम बयान सुना। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि अपनी नलायकी, अपने नकम्मेपन और अपनी नाहली को आप पाकिस्तान वालों को जाहिल कह के, लाहौरियों को जाहिल कह के और लाहौरियों को इस तरह की बातें करके आप उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो दावा किया था कि आपने कौम को शऊर दे दिया है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर कौम को कंफ्यूज करेगा, लॉकडाउन करना है नहीं करना, स्मार्ट सिलेक्टेड 10,000 चीजें कहेगा, तो कोरोना सिर्फ एक फ्लू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कहते हैं कोरोना जो है बड़ा खतरनाक है। जब आप कौम को तकसीम करेंगे, जब आप कौम को कंफ्यूज करेंगे, तो फिर कौम इसी तरह डिस्टर्ब होगी। अपने नकम्मेपन को, अपनी नलायकी को अजीम लाहौरियों के ऊपर थोपने की कोशिश मत करें। ये लाहौरिये हैं जो दिल जान से प्यार करते हैं पाकिस्तान से, जो हर आफत में आकर इकट्ठे होते हैं। ये जिन्होंने आपका जलसा कराया था वो भी लाहौरिये थे। कोई शर्म, कोई हया करें और लाहौरियों पर और पाकिस्तान वालों को जाहिल कहने के बजाय अपनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल लाहौरियों को जाहिल ना कहें। मैं हाथ जोड़ता हूं, खुद अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करें, हमें गालियां ना दें। हमें आप किस चीज़ में कह रही हैं? और आज आपने लाहौर के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन कर दिया। चलें उस पर बात कर लेते हैं। मैं मशकूर हूँ, शाहिद मलिक साहब PMA के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ अताउर रहमान सिद्दीकी साहब ख़ानदानी तबीब हैं, तिब के शोबे में एक बड़ा नाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और मियाँ नवीद साहब जो कि लाहौर में हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से एक हवाला समझे जाते हैं, बहुत बड़ा नाम, बहुत शुक्रिया मियाँ नवीद साहब आपका भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। अब सूरत हाल ये बन गई जी, मसला है लाहौरिये हो गए गलत, लाहौरिये हो गए जाहिल, अल्लाह ताला एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हम सब हैं अलहदा किस्म की चीज़। अब हो गया लाहौर में फैल गया कोरोना और इसके बाद अब कर दिया सिलेक्टेड सा लॉकडाउन। अब मलिक साहब कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन गया है जो एशिया के अंदर पैंडेमिक को कंट्रोल करने के अंदर फेलियर के अंदर इसका चौथा नंबर है। फेलियर में ये नाकामी में इट्स अ 4th रैंक के ऊपर आ गया पाकिस्तान, और 6th नंबर पे है इसका इनपुट मरीजों का, जितने रोज आ रहे हैं। सही। और जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरा बताया गया है, उसके अंदर पाकिस्तान इज अ वेरी डेंजरस पोजीशन। अब मैं आपको बताऊं, भी आपने बातें की ना, वो मैं आपको बताता हुआ क्या। इस पैंडेमिक के ऊपर गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। सही। स्टेट अम्ब्रेला होता है, छतरी होती है, रियासत माँ की तरह होती है। सही। ये माँ कहीं नजर नहीं आ रही इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के अंदर। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट इस पैंडेमिक के अंदर कुछ आवाम को जरूरत थी ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, जिसके साथ लोगों ने चेक करने थे, 800 रुपए का था, वो 5000 का बिक रहा है। ये कंट्रोल किसने करना था? ये स्टेट ने करना था, तो नहीं करना। लाहौरियों ने, हमने बाहर निकल के तो नहीं करना था उसको। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जो लोग घर में खोल लेते हैं, हॉस्पिटल सिस्टम तो चौक है, वहां पर तो कुछ है कोई नहीं। सही। वहां पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर 10,000 का मिलता है, वो अब मिल रहा है 25,000 का। किसने कंट्रोल करना है? सरकार ने। अब उसके बाद आ जाते हैं ड्रग्स है 4 किस्म की। एक था रेमडेसिविर आपने इंपोर्ट करना था बांग्लादेश से या अमेरिका से, वो मैंने नहीं करना था, गवर्नमेंट ने करना था, ड्रैप ने। लाहौरियों ने तो नहीं करना था। वो पैंडेमिक के अंदर ड्रैप में कहीं नजर नहीं, मुझे नहीं आई। सही। उसके बाद एक टीका था टोसाइलिजुमैब, जिसे हम जनरिक में एक्टेमरा कहते हैं। जी हाँ, बड़ा मशहूर हुआ वो। 2 महीने के अंदर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ना टीका था, 60,000 का बिका है वो 4 लाख का। सही। किसने? गवर्नेंस किसने? वो नहीं हो सकी। उसके बाद प्लाज्मा, आपको पता है यहां पर एक पी होटा के नाम के ऊपर एक इदारा बैठा हुआ है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए। लोग प्लाज्मा बिक रहा है इस शहर के अंदर, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये अदारे सफेद हाथी किधर बैठे हैं? यहां पर हेल्थ केयर कमीशन कहीं नजर नहीं आ रहा, हेल्थ फाउंडेशन कहीं नजर नहीं आ रही। और सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बन गया कि लोग अस्पतालों में जाते हैं तो आप डॉक्टर लोग उन्हें हाथ नहीं लगाते, पहले कोरोना टेस्ट करवा लो, क्योंकि आपके पास पीपीज नहीं है, आपके पास हिफाजती लिबास नहीं है। इसी पे आपकी बात, नजीम साहब, आप जर्नलिज्म के साथी में से हैं, जो सीखी है आपने चीजें। मैं आपसे ये भी, आपने जो बात की
लैब टेस्टिंग की, मैंने डाटा इकट्ठा किया। मैं सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा सब्जेक्ट है, पढ़ाता हूँ लोगों को। देखिए पूरी लेबोरेटरीज के अंदर मैंने पूरी दुनिया का डाटा चेक किया है। पीसीआर टेस्ट की कीमत आती है $9 से $10, 9 से $10 बस ये इसकी कीमत है। ये 2200 रुपए का पड़ता है, जिस मर्जी कीमत पे जाए। ठीक है, यहां पर टोटल जा और यहां पर ये हुआ है 10,000, 11,000, 12,000। ये आपके पास शौकत खानम खड़ा है, शौकत खानम तो प्राइम मिनिस्टर साहब का है ना। जी। अब वहां पे क्या हो रहा है, सारी किट्टें सरकारी ले रहे हैं सही, और पैसे जनरेट कर रहे हैं आवाम से। ये गलत है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। बात देखे ना, ये अदारे किधर है, कहीं पे है नहीं, बदअमली है, बदइंतजामी है। सिर्फ एक बात और, दूसरा टेस्ट है रैपिड टेस्टिंग का, एंटीबॉडीज का, उसकी कीमत टोटल 600 रुपए है। वो 2000 से कम नहीं कर रहे। 2000 से कम नहीं। इस लैब को, प्राइवेट माफिया को, प्राइवेट अस्पतालों को स्टेट ने चेक करना है, मैंने नहीं चेक करना। और अनरेगुलेटेड इस वक्त चल रहा है हर सिमत के अंदर। आप सिर्फ आवाम को जुर्म ना कहे, आपकी बैड गवर्नेंस ने बर्बादी कर दी इस चीज। वो बिल्कुल कर दिया। कैसा चल रहा है जी अताउर नज़दीक साहब, कैसा इस वक्त क्या करें? अब गवर्नमेंट तो कहती है जाहिल हैं, शायद वो लोग भी जाहिल हैं जो हकीमों के पास चले जाते हैं, इनकी नज़र में भी होंगे, क्या करें फिर? मोहतरम, बात यह है कि इस टाइम तो वाकई सूरत हाल बड़ी एमरजेंसी वाली है और मरीज़ों की हालात देखें, अवेयरनेस प्रॉपर नहीं हो पा रही और खौफ हर तरफ फैला हुआ है। और आप यकीन कीजिए कि अभी तक जो सिम्टम है, पेशेंट जो हमारी मिक्स हो चुकी हैं, यानी हर साल क्लाइमेटिक चेंजिंग में जो बीमारियां आती थी उनको भी लोग कोरोना समझ रहे हैं। टाइफाइड फीवर है या मलेरिया पैरासाइट के इश्यूज आ रहे हैं, उसको भी लोग कोरोना समझ रहे हैं। मैंने शाहिद मलिक साहब को खुसूसी तौर पे दावत दी हुई है। असल में मैडम ने आज एक नया इशू खड़ा कर दिया, वरना सवाल तो आज हमारा बड़ा सिंपल था। वो ये था कि फ़र्क क्या है कोरोना में, टाइफाइड में, डेंगू में और सादे बुखार में। इस पर हम बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन इस वक्त लाहौरियों की सूरत हाल आप किस तरह देखते हैं, किस तरह के मरीज आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। सर, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट ज़्यादातर जो हैं वो यही बुखार के, नज़ला ज़ुकाम और ये सफोकेशन के ज़्यादा पेशेंट तो इसी के हैं। सही। और इसके अलावा ये बताता चलूँ कि जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं, जस्ट लाइक एलोपैथिक में हैं, हम लोग हैं, होम्योपैथिक वाले हैं, तो हमारे मतब को भी काफ़ी पूरे लाहौर लेवल पे ना डिस्टर्बन हो रही है। और कई हमारे मतब जो हैं वो बाकायदा बंद कर दिए गए हैं कि आप SOPs का ख्याल नहीं करें। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को बिल्कुल ऐसे मौके पे कम से कम डूबते को तिनके का सहारा, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग जो हकीम हैं भेजते हैं कोरोना के टेस्ट के लिए, भेजते हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल, हम रेफर करते हैं कि आप टेस्ट करवाएं। एब्सोल्युटली, हम कोई भी अगर ये टाइफाइड का इशूज़ है, हम उसमें टाइफाइड डॉट या विडाल टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, मलेरिया पैरासाइट के लिए रिकमेंड करते हैं। चूँकि ये बिल्कुल मिक्स है ना, इनकी सिम्टम इस दौर में बहुत करीब हो गई हैं। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे तो कोई डॉक्टर तबीब उसकी जज करना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर साहब बैठे हुए ऐसे ही है कि बगैर आप इन्वेस्टिगेशन, इस पे बात करेंगे क्योंकि आम आदमी भी इस पे बड़ी जो है तशवीश का शिकार है। लेकिन लाहौरियों की मियाँ साहब, इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? लाहौरियों पे मैडम बरस पड़ी हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आज जो हमारा लॉकडाउन हुआ है इसको कोई इम्पैक्ट आएगा, कोई बेहतरी आएगी इससे? नजीब भाई, एक तो ये है कि आप वो शॉट भी चलाते साथ जिसमें वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि मास्क पहनने की सेहतमंद बंदे को ज़रूरत नहीं है। जब हम शुरू से ये शोर कर रहे थे कि आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को कम से कम मास्क दें, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये किस तरह के डॉक्टर हैं, उनको भी जाहल कहा था और पब्लिक को भी जाहल कह दिया। तो सबसे बड़ी मैं ये मुतालबा करता हूँ, वो आखिर तक जिद करते रहे कि PPEs की ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टर्स को, खासतौर पे जो लोग आइसोलेशन वार्ड से बाहर। बिल्कुल। और सर, मैं नजीब भाई आपके इस प्रोग्राम में ये एक अदना सा साफ़ी में मुतालबा करता हूँ कि ये लाहौरियों के हवाले से जो जाहल और एक तमाशा देखने वाली कौम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, फौरी तौर पर मैडम माफ़ी मांगे और ये अपने अल्फाज वापस लें। एक सियासतदान के लिए जेब नहीं देता कि वो अपने शहरियों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। यहाँ पर सारे लोग एक तरह के नहीं हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, मास्क सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेरा ये सवाल है कि मास्क कहाँ से मिलता है, कितना सस्ता मिलता है, क्या मिलता है किसी से? अप्रोच के साथ वो भी खरीदना पड़ता है। मेरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शुरू से ही हम शोर कर रहे हैं, यहाँ पर शाहिद मलिक साहब बैठे हैं कि यार आप किसी एक अस्पताल में अलग सेपरेट बना दें कोरोना के मरीजों के हवाले से। सारे अस्पतालों का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। अब तमाम वेंटिलेटर जब खत्म हो चुके हैं, जो आम मरीजों के वेंटिलेटर थे वो भी उठाकर जो है वो कोरोना कोविड में लेकर जा रहे हैं। सैकड़ों, मैडम कहती हैं सैकड़ों मौजूद हैं, इस पर हम बाद में अलहदा बात करेंगे। वो तो सरकारी दादोशुमार मौजूद है कि कितने मौजूद है, आप बताएंगे। ये बताइएगा, आज जो स्मार्ट और सिलेक्टेड लॉकडाउन किया गया, इसके हवाले से कितनी उम्मीदें हैं, कितना बेहतर? सर, ये एक ड्रामेबाजी है। अभी तक कोई पता नहीं कि लाहौर में कौन सी जगह, एक लिस्ट इन्होंने जारी की है, उसको भी तस्दीक नहीं की जा रही।
आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नजम भाई एक जो है वो खबर जारी की, एक हैंडआउट जारी किया, हमें नहीं बताया कि लाहौर का कौन सा एरिया है। एक प्रेस रिलीज वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद की जानिब से जारी की गई है, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया गया, कोई पता नहीं चलता कि कहां पे क्या है, डायरेक्शन नहीं दी गई कि कौन सा एरिया आपने करना है, किस तरह करना है। लोग तो पीएमए को पता है, पीएमए को पता है कहां लॉकडाउन है। भाई आपसे मैं शेयर करना चाहूँ कि लाहौर की ना इस वक्त कोई यूनियन काउंसिल क्लियर है, ना थाने की बाउंड्रीज क्लियर है। स्मार्ट लॉकडाउन और सिलेक्टिव लॉकडाउन ये सारे एक किस्म की एक मौकरी है, तमाशा है। तो इस वक्त इस चीज का रोल इंतहाई कम है, पूरा लाहौर इन्वॉल्व है इस मेरे हिसाब से। यहाँ पर सिलेक्टिव वाला चक्कर है ही कोई नहीं। मैं आपको कहूँ कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था जो पहले करना था, इस वक्त लॉकडाउन वाली सिचुएशन से बाहर जा चुके हैं। देयर इज कोई फायदा नहीं, मेरे हिसाब से इसका कोई मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा। वी आर वेटिंग फॉर, इस वक्त पेशेंट 4 किस्म के होते हैं। मैं आपको मैं इस पे डिटेल में जाऊंगा, बात भी करेंगे इस पे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाते हुए एक मैडम ने नया इशू खड़ा कर दिया। अच्छे खासा हम एक अच्छी बात करना चाह रहे थे, लोगों को बताना चाह रहे थे कि आपको अगर बुखार हो जाता है तो किस तरह आप उसको पता चला सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको अगर कि कोरोना है, आपको टाइफाइड है, आपको डेंगू हो गया है या कोई सादा वैसे ही बुखार है, उस पर बात करना चाह रहे थे। लेकिन मैडम ने एक नया इशू खड़ा कर दिया। मैडम माजरत करें, इस पर माफ़ी मांगें, लाहौर उस शहर से माफ़ी मांगें जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको मुकाम दिया, रुतबा दिया, शोहरत दी। उस शहर के लोगों से माफ़ी मांगें जहाँ पर आप एक साबिक वज़ीर आज़म के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती रहीं। ठीक है, आप हार गई, आपको गुस्सा होगा, सब लोग यही कह रहे हैं कि आप गुस्से में हैं लाहौर पर, लेकिन इसके बावजूद आगे भी तो आपने सियासत करनी है। अगर आपकी उम्र ठीक है 70 बरस के करीब है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे, आपने यहीं पर सियासत करनी है। लाहौरियों से ऐसे ना करें, लाहौरियों की तस्लील ना करें, उनसे माजरत करें। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं मौजूदा जो सेहत की सूरत हाल है इसके हवाले से, और सूरत हाल सिर्फ इस वक्त इस किस्म की है कि मैडम मिनिस्टर कहती हैं कि पहले, बल्कि उनकी पूरी पार्टी कहती है कि पहले जो था वज़ीर आज़म गलत था, कौम बड़ी अच्छी थी, अवाम बहुत अच्छे थे, उनको एक लीडर की ज़रूरत थी। और अब सूरत हाल ये बन गई है कि वज़ीर आज़म तो बहुत अच्छे हैं, क़यादत बहुत अच्छी है, वज़ीर सेहत बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ पर कौम है, हमारे जो अवाम है, वो कोई अलहदा मखलूक बन गए हैं, वो जाहिल बन गए हैं, और अल्लाह ताला कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तभी हमारी बचत हुई है। अल्लाह खैर करे। लेकिन इसी कौम को एक और मसले का भी सामना है। मेरे पास खबर है कि टाइफाइड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, डेंगू के हवाले से ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को वैसे भी बुखार हो जाता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि टाइफाइड हो जाए, डेंगू हो जाए, बुखार हो जाए, तो पता नहीं चलता, कोरोना हो जाए, पता नहीं चलता कि कोरोना हुआ है, किस तरह पता चले। और ये जो खबर है कि इस वक्त हमारे पास 10 दिन के अंदर टाइफाइड के पंजाब में 20,000 मरीज़ जो थे वो सामने आए, ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। इस पर मियां नवीद साहब, ये दुरुस्त है खबर, टाइफाइड जो है इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये डाटा बिल्कुल दुरुस्त है, और बड़ी तादाद में जो है ना लाहौर में भी बहुत बड़ी तादाद में टाइफाइड के मरीज़ आ रहे हैं, जिनको बेचारों को जो है वो कोरोना ही समझ लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक ये भी बात करना चाहता हूँ, 20,000 का मतलब जो हर रोज 2,000 पेशेंट जी बिल्कुल आ जाना। बिल्कुल नजम भाई, इस वक्त तो कोरोना के अलावा किसी और मरीज को डील ही नहीं किया जा रहा। उनको कह दिया जाता है कि जी आप रिपोर्ट करवाएं, और रिपोर्ट नजम भाई 10,000 के करीब सैंपल पड़ा रुलता रहा है भी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में, 8-8 दिन रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। तो 8 दिन तो मरीज का नहीं पता लगता, उसका इलाज शुरू ही नहीं होता कि वो कोरोना है या वो टाइफाइड है। इसी में बेचारा वो जान बाक हो जाता है, वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। और आज भी मुतअद्दिद ऐसे ही डॉक्टर साहब से पहले वो कहते हैं, वो हाथ नहीं लगाते सर, सबसे पहले कहते हैं वो कोरोना की रिपोर्ट लेकर आए, नेगेटिव रिपोर्ट भी आ जाए, अगर वो चेस्ट एक्सरे जो है वो कहते हैं जी ये नेगेटिव रिपोर्ट हम इसको तस्लीम नहीं करते जी, चेस्ट एक्सरे जो है वो जो आपके जो फेफड़े हैं ये इफेक्ट हुए हुए हैं, लिहाजा ये कोरोना ही है। सर कोरोना को, टाइफाइड को भी कोरोना कहा जा रहा है, और कोरोना के जो मरीज है उनको तो जो है वो कोरोना ही है। तो इस हवाले से मैं बता दूं कि ये बिल्कुल जो डाटा बिल्कुल डेंगू के मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल नहीं है, कोरोना के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। बगैर कोरोना के किसी किस्म का मरीज का इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। सर्जरीज बंद हो चुकी हैं हुकूमत की नाहली की वजह से, इन्होंने सेपरेट अलग अस्पताल कायम नहीं किए।
हर मरीज कोरोना का इमरजेंसी वार्ड में आता रहा। हेल्थ प्रोफेशनल्स बड़ी तादाद में, उनके पास पीपीई किट्स नहीं थी, हम शोर डालते रहे, इन्होंने कहा जी इनको तो किट्स की जरूरत नहीं है, मास्क की जरूरत नहीं है, वो भी इफेक्ट हुए। इस वक्त तमाम सरकारी अस्पतालों को जितने भी वेंटिलेटर्स हैं या वो इमरजेंसी वार्ड्स हैं वो कोरोना डिक्लेयर हो चुकी हैं। दूसरा मरीज बेचारा कोई हार्ट अटैक का या किसी और मर्ज का, सर किसी सूरत भी उसका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। बुखार तो होता चला जा रहा है। आपके पास ताउर साहब जब आते हैं लोग, तो उनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोरोना है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगी है, किस तरह करते हैं, या सादा आम बुखार है? नजम भाई, अलामात तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें काफ़ी रहनुमाई मिल जाती है। कोरोना के अंदर जो फीवर है वो 99 मैक्सिमम 100 तक 99.5 समथिंग ये रहता है। और टाइफाइड का जो फीवर है, चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये 102 103 तक जाता है। ये इसकी एक मेन निशानी है। कोरोना के अंदर जो है आपका लोगों को रिकमेंड क्या करते हैं? जैसे एक पेशेंट आ गया, जी जी, क्या खुराक वगैरह आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखें, टाइफाइड के अंदर तो फौरी तौर पे हमें रोटी बंद करना पड़ती है, गंदम जो है बंद करना पड़ती है, चूँकि ये आंतों के अंदर इन्फेक्शन होती है बैक्टीरियल। इसमें हम उनको कहते हैं आप जूसेस पी लें, फल ले लें, जौ का दलिया खा लें, ये खुराक इस्तेमाल कर लें। और कुछ हमारी तिब के अंदर माशाल्लाह बहुत कामयाब मेडिसन है, जिसमें मैं उसके हर्ब्स के मैं आपके नाम लेना चाहूँगा कि खाकसी है, खूब कला है, मनक्का है, ग्लो जिसे हम कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें टाइफाइड का बड़ा कामयाब इलाज है। इसका इस्तेमाल करने से टाइफाइड का मर्ज़ जो है उसमें काफ़ी अफाका आता है। और हमारी बाकी कराबादीनी अद्वियात भी हैं, कुछ कंपनीज। अच्छा, हम ना अद्वियात के हवाले से इस पे पहुंच जाते हैं कि तिब नबवी क्या है। हम आम आदमी जब तिब नबवी का, मैंने इस पे बुक्स देखी बाकायदा, सदारती अवार्ड याफ्ता बुक्स हैं तिब नबवी के हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें कि तिब नबवी के हवाले से बाकायदा कोई तालीम, कोई तरबियत, कोई डिग्री, कोई इस किस्म का काम हो रहा, तो ये कोई चीज़ हमारे यहाँ कोई सर्टिफाइड चीज़ मौजूद है, मिल सकती है, हो रहा है कुछ? जी जी, हमारे जो पुराना जो सिलसिला चला आ रहा है अयूब खान साहब के दौर से, तो उसमें 1965 एक्ट के तहत जो तिबिया कॉलेजेस माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी कौंसिल के तहत वो चल रहे हैं, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। अब माशाल्लाह पिछले 5-7 साल से एक जदीद हमारी डिग्री जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएमएस की एक डिग्री का अजरा हुआ है, जो माशाल्लाह मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटीज़ में उनके कोर्स हो रहे हैं। जैसे इसको आप तिब नबवी कह लें, इसको आप ईस्टर्न मेडिसिन कह लें। ईस्टर्न मेडिसिन, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जिस तरह हम लोग एलोपैथिक में फार्मेसी है, तो हमारी फार्माकोग्नोसी जो है इसका ये सब्जेक्ट है पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह वही एक जिस तरह डॉक्टर बनते हैं, इसी तरह हमारे अतिबा में भी जो है ना उसी तरीके से। कितने बरस का ये है? ये सर 5 ईयर का बैचलर कोर्स है। अच्छा। और इसकी नेशनल काउंसिल फॉर तिब और हमारी हायर एजुकेशन इनसे ये अलावा तो पढ़ाए जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जगहों पे। ये हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं इसका, बल्कि जीसी यूनिवर्सिटीज़ में, करची इंडस्ट्रीज़ में, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में भी इस कोर्स का अजरा हो रहा है। मैं समझता हूँ ये तिब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जिनका मेरिट अगर एलोपैथी की तरफ नहीं होता और उनकी दिलचस्पी एक तबीब बनने की है, तो वो इंशाल्लाह हर्बल के शोबे में आएंगे और बड़ी तादाद में हर्बल में जो है ना। मैं शायद आज आपको मैंने जब दावत दी थी तो बुनियादी आज सवाल ही ये था मेरा कि इस वक्त टाइफाइड के पेशेंट्स जो बड़ी तादाद में आते चले जा रहे हैं। जो फिगर थी, खबर थी, वो ये थी कि 10 दिनों में 20,000 पेशेंट हमारे पास आ गए। अब क्या करें, कैसे फ़र्क करें? कोरोना भी है, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, डेंगी भी है, उसके साथ साथ सादा बुखार, आम बुखार, किसी को वैसे भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि सारी चीज़ें। तो ये तो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल बन गई। नजम भाई, पहले आपसे ज़रा कोई मैं जंग की सूरत हाल का बता दूँ जी। जंग जब होती है ना, उसके अंदर एक तो दोनों फौजें मरती हैं, एक होता है कोलेट्रल डैमेज। कोलेट्रल डैमेज जो आपके मकान तबाह हो गए, सड़कें बर्बाद हो गई, इस कोरोना ने मियाँ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। डायलिसिस ख़त्म, EPI ख़त्म, तमाम अब आगे ये मरीज़ है जिसके बुखार का बताता हूँ आपको, आगे पोलियो, खनाक, ये तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन मिस हो गई है। ये बीमारियां भी आनी है दोबारा। बच्चों की वैक्सीनेशन खत्म बीच में से निकल गई, बीच में कोई जो ये गैप आ गया, बीच में गैप आ गया, गैप आ गया। खतरनाक बात आपने बता दी। पोलियो तो आगे पोलियो फ्री नहीं है। सही। मीजल्स के हमने दो एपिडेमिक हमने मैनेज किए हैं पीछे, तो इस वक्त तो आपने कोलेट्रल डैमेज कर दिया सारा। दूसरी बात, अब 4 बुखारों की बात की आपने, 4 बुखारों का एजेंट अलग अलग है। सही। मलेरिया, डेंगी, एक तशखीस करनी है
मरीज ने अपने लेवल के ऊपर, फैमिली ने। जो डेंगू का फीवर है उसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डियां टूटती हैं बंदे की, आंख के पीछे दर्द होती है बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं रेट्रोऑर्बिटल पेन, और बुखार हाई ग्रेड होता है बहुत लंबा। टाइफाइड, टाइफाइड का हम जो किताबों में हम कहते हैं स्टेप लैडर फैशन, सीढ़ियां देखिए आपने, बुखार चढ़ा यूं सीधा हो गया, फिर चढ़ा फिर सीधा हो गया, वारी वाला बुखार चलता है इस तरीके से। सही ये पहला हड्डी तोड़, दूजा वारी वाला। तो कोरोना तो खैर साडा बीमार नवा बने है ना। सही सही मलिक साहब, इसमें टाइफाइड में भी तो दर्द होती है पूरी बॉडी में, अंदर मलेरिया भी शामिल हो रहा है बीच में। जी मलेरिया का बताता हूं, मलेरिया शिवरिंग, सर्दी लगेगी बंदे को बहुत ज्यादा, और मलेरिया बेल्ट में रह रहे हैं हम। सही। फीवर विद रिगर्स, वो आएगा कांप के चढ़ के बुखार, वो मलेरिया, मच्छर की हिस्ट्री होगी। मैं जो आपसे बात करनी चाहता हूं, एक बच्चा पीजीआर जिसने कल कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, डॉक्टर सलमान इफ्तिखार, सिर्फ इसी चक्कर में मरा है इस सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर कि पता नहीं चला। वो कहता रहा कि भाई मुझे कोरोना नहीं है। इन्होंने क्या किया जनाब, इन्होंने कहा जी कोरोना कोरोना कोरोना, उसे टाइफाइड था, उसकी परफरेशन थी। मैंने खुद उसको जाके इन्वेस्टिगेट किया, मैंने देखा है ही वॉज अ पेशेंट ऑफ टाइफाइड परफरेशन। और इस सिस्टम ने खौफनाक बात बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ बता रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई सादा किस्म का बुखार भी हो सकता है? सीजनल फीवर वो अलग है, वो अलग है। ये पांचवी चीज आ गई है बीच में। फीवर इज अ कॉम्प्लेक्स पैराडाइम, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा ग्रिड है कि इसके ऊपर इतनी मोटी मोटी किताबें। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त अगर आपको कोरोना भी हो सकता है, और कोरोना जो अभी इस कोरोना का बुखार किस तरह का होगा? कोरोना का बुखार मैं आपको बताऊं कि कोरोना का बुखार चढ़ेगा, साथ सोर थ्रोट होगा, गले अच्छा, के गला खराब हो और जाएगा, गले के दौरान एकदम वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर बंदा चला जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी उसकी, सही उससे सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। सही। बुखार, डिसनिया, लंबा लंबा सांस, ये सांस की मुश्किल, गर्मियों का नमूनिया है सर ये कोरोना। ये सर्दियों में भी आया वैसे तो, उस वक्त सर्दियों में भी, हाँ, लेकिन ये गर्मियों का नमूनिया खतरनाक ज्यादा है। यानी कि हमें क्लियर हो गया बहुत सारी चीजें। जो आज प्रोग्राम का मेरा खास मकसद था, हमारे पास क्लियर हो गया कि आपको जो कोरोना है तो सांस की तकलीफ होगी, उसके साथ आपको बाद में जाके कहते हैं कि वो आपको जो चखने की हिस्सा है, सूंघने की हिस्सा है, वो भी इफेक्ट, वो सिम्टम्स पहले वो सिम्टम्स अलग आके, लेकिन आपका जो बुखार है वो आपको सांस की तकलीफ, गला आपका ख़राब हो जाएगा, उससे आप पहचान सकेंगे। टाइफाइड जो है वो चढ़ा स्टेप लैडर, ऐसे यहाँ गया मुंह कड़वा होता है, यहाँ गया मुंह कड़वा भी होगा, और पेट के अंदर आपका अंतड़ियों का बुखार आई। अच्छा, अंतड़ियों आपकी परफरेशन बहुत जल्दी, सही, आपने उससे बचना है। इसमें सर एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूं कि आंतों में बाकायदा डायरिया के जो है सिम्टम है, वो भी टाइफाइड की मेन सिम्टम है। अक्सर लोग डायरिया स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, अच्छा, ठीक है। और इसके साथ आगे आ गई आपको जो था मलेरिया की सिम्टम्स अलहदा, रिगर्स, सर्दी लगी आपको ठीक ठाक किस्म की, डेंगू भी आ गया, और बीच में सादा बुखार भी उसके साथ साथ आ गया। ये हो गया। अब हो गया, इसमें कोई टेस्ट भी करवाते हैं आप मुख्तलिफ किस्म के? देखिए, मलेरिया को तो आपने देख लिया पैरासाइट, आपने ब्लड लिया, आपने देख लिया उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट की स्लाइड बन जाएगी, आपको कंफर्म हो जाएगा। डेंगू के अंदर आपने पीसीआर करना है, वो बाकायदा। अच्छा, ये एक नई कहानी है, डेंगू की पीसीआर भी ये लेबॉर्ट्रियां करती थी हजारों में, वहां पर एक रिट ऑफ द हुकूमत कायम की लोगों ने, उन्होंने कहा जी ये टेस्ट होगा 80 रुपए में, हुआ, चल रहा है। इस वक्त जो कोरोना की टेस्टिंग है वो अनकंट्रोल्ड है, बहुत महंगा है जी। देखिए पीसीआर एक बंदे ने 3 टेस्ट कराने हैं, पहले डायग्नोसिस के लिए, फिर उसको रूल आउट के लिए। जब वो जाएगा तो 11,000 का टेस्ट, 30,000 का टेस्ट करवाएगा। जी, ये जुल्म नहीं है इस मुल्क के अंदर, जुल्म है जी, जुल्म है, और उसके जिम्मेदार भी जाहिल अवाम है। तो क्या कहा जाए, क्या मगर कहा जाए? प्राइवेट माफिया को कंट्रोल करना पड़ेगा सर, ये तो सोचना पड़ेगा, रिट को, स्टेट को जी सोचना हाँ, स्टेट को सोचना पड़ेगा। और इस वक्त जो मुश्किल पैदा हो रही है, मुझे ये लगता है कि जिस तरह की बात की जा रही है नाज़रीन, टाइफाइड जो है वो आपका अगला एपिडेमिक हो सकता है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, तेज़ी के साथ पेशेंट्स आते चले जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा। और ये बड़ी खौफनाक बात है कि अगर खुद हमारा मेडिकल का एक स्टूडेंट और एक हमारा नौजवान
जिसकी रसाई है हेल्थ के जितने लोग हैं जिम्मेदार हैं उन तक, वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है। तो फिर बाकी क्या है, ख्याल रखिए, ये कोरोना, ये टाइफाइड, मलेरिया, ये डेंगी और ये सादा बुखार सब कुछ इकट्ठे ही आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, हर मुश्किल इकट्ठी होकर आती चली जा रही है। आपको फ़र्क हमने बता दिए, वो फ़र्क आप मलूज़ रखिएगा और अपने टेस्ट करवाइएगा। और कुछ ऐसी मुसीबत हो, और मुसीबत हो तो फिर हॉस्पिटल जाना है हमने। हॉस्पिटल जाएंगे तो लोग कहते हैं जी कि अगर सांस का मसला है तो वेंटिलेटर चाहिए। मुझे लोगों ने कहा कि हम लाखों रुपए हाथों में लेकर फिर रहे हैं, हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। मैडम मिनिस्टर कुछ और कह रही हैं, क्या कह रही हैं, इस ब्रेक के बाद। इस वक्त कोरोना की वबा है, कोरोना की वबा अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन मसला ये होता है कि जिनका कोरोना बिगड़ता है, जैसे डॉक्टर शाहिद मलिक साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, अताउर रहमान सिद्दीकी साहब भी मौजूद, मियाँ नवीद साहब भी मौजूद, ये सारे सियाने हमें यही बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि उसमें सांस की तकलीफ हो जाती है। और जब सांस की तकलीफ होती है, हमने जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में सांस को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन आपको पहुँचाने के लिए लगना है वेंटिलेटर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी भी पेशेंट को कहीं पर भी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि तमाम वेंटिलेटर जो हैं फिल हैं। ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। हमारे इलाके में एक साहब थे, उनकी वालदा का मसला हुआ, सेहत का मसला हुआ, वो लाखों रुपए हाथ में पकड़कर मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिरते रहे कि मेरी वालदा को वेंटिलेटर लगा दो, लेकिन उनको वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं हुआ क्योंकि वेंटिलेटर्स की पहले से बुकिंग हुई हुई है। लेकिन इसमें मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अभी 1-2 रोज़ पहले, जिसमें मोहतरमा मिनिस्टर जो हैं हमारी, वो कह रही हैं कि पंजाब भर में 347, यकीन करें मैं फिगर के साथ आपको बता रहा हूँ कि मैंने जमा तफरीक की है इसकी, पंजाब भर में 347 और सिर्फ लाहौर में 135 वेंटिलेटर्स जो हैं फारिग पड़े में, वेले पड़े हुए हैं, इस वक्त पेशेंट नहीं है उसके ऊपर। तो मेरा ये सवाल था कि सैकड़ों वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं, तो फिर इस वक्त मरीज ज़लीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं, क्या एदाद शुमार हैं? मैं इस सिलसिले में सबसे पहले मियाँ नवीद साहब की तरफ जाऊँगा। मियाँ साहब, ये क्या प्रोपेगेंडा है? लोग ऐसी सोशल मीडिया पर खप डाल रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर नहीं है। भाई, मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं, आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा सुनवा भी देता हूँ। नाज़रीन सुनवाइएगा जी, मैडम ने कहा क्या कहा था। दाखिल हैं वो तकरीबन 3055 हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, और जिनमें क्रिटिकल लोग जो हैं वो 215 हैं और 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है, वहाँ हमने 540 वेंटिलेटर्स जो थे उनको मखसूस किया हुआ था अपने मरीज़ों के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 193 जो हैं वो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, तो बाकी वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वेकेंट हैं। लाहौर को हम एक डिफरेंट पोजीशन में देख रहे थे, ये मैंने आपको बाकी का, जहाँ लाहौर का ताल्लुक़ है वहाँ हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 197 वेंटिलेटर्स और प्राइवेट में 104 हैं, और इनमें 63 वेकेंट हैं पब्लिक सेक्टर में और 72 जो हैं वो अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जी, जहाँ तक ये आप जिम्मेदार हैं इस पे, और लेकिन दूसरी तरफ मियाँ नवीद साहब, क्या सूरत हाल है? मैडम कहती हैं सैकड़ों की तादाद में वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं इस वक्त। नजम भाई, मुझे तो ये अफसोस होता है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने जो गलत डाटा शेयर किया और डिटेल से बैठे हुए थे, इसी उन्होंने कहा इमरान खान साहब साथ बैठे जी साथ बैठे हुए थे और बड़ी डिटाई और तहम्मुल मिजाजी के साथ झूठ बोला। मेरे पास ये दादोशुमार है, अगर इस दादोशुमार की बात कर लें जो प्रोफेसर असद असलम साहब ने उसी दिन जारी किए हमें, और उसको जब मैंने पढ़ा तो जब इनकी गुफ्तगू सुनी तो ये कह रही है कि जी पंजाब में 540 थे रखे और उसमें से 347 खाली पड़े हैं और 193 के करीब कह रही हैं जी कि वहां पर वेंटिलेटर पे लोग हैं। अभी पंजाब में अगर 347 खाली पड़े हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई बंदा आराम से जाकर वेंटिलेटर ले सकता है। और लाहौर की अगर बात कर लें सर, तो लाहौर में उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कुल जो है वो, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उन्होंने कहा जी 72 खाली पड़े हैं, और अगर लाहौर के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वो कह रही 63 पड़े हैं। तो ये सार फेक डाटा है। प्रोफेसर असद असलम के मुताबिक जो है वो मैं बता देता हूँ आपको कि लाहौर के जिना अस्पताल में 15 थे, 15 ही फिल थे, म्यू में 50 थे, 47 बल्कि 43 थे फिल और 7 खाली हैं। इसी तरह जो ये लाहौर का जनरल हॉस्पिटल है 20 है, 20 के फिल है। इसी तरह जो है वो पंजाब किडनी लीवर ट्रांसप्लांट वहां पर 1 खाली है, 20 रखे थे 1 खाली है। तो मजमूई तौर पर लाहौर के 16 अस्पताल का डाटा बता दें तो प्रोफेसर असद असलम ने हमें बताया है, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करता, ये भी फेक है। लेकिन मैं चलो उनकी दादोशुमार आपको बता देता हूँ कि लाहौर के 16 अस्पताल में सिर्फ 20 खाली हैं, लेकिन
ये सरकारी दादोशुमार है वहाँ और बंदा ने सरकारी दादोशुमार के सामने भी एक आखिरी बात मोहतरमा ने बताइएगा। झूठ बोला। एक बात बताइएगा, मेरे पास हमारे दोस्त हैं आसिफ चौधरी साहब, वो कहते हैं कि KPLI जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रिकमेंड किए हुए पेशेंट्स के लिए मुख्तस है, डायरेक्ट कोई वो मरीज नहीं लेते, नहीं लेते वो सर, मैं वो आपको पाकिस्तान बन गए। बिल्कुल, मैं एक थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं सर। इन्होंने ड्रामा क्या किया है, जब ये मैंने ये खबर चलाई और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोलमोल सा जवाब दे दिया जी कि मुझे कहा जा रहा है मैं गलत डाटा शेयर करती हूं। देखें जी, आपने जो दादोशुमार सरकारी है उसके मुताबिक तो आपने झूठ बोला है, हम इसको भी तस्लीम नहीं करते। इस वक्त सरकारी अस्पतालों में कोई वेंटिलेटर नहीं है। अच्छा, मुफ्त में ये आज फिर इन्होंने कहा कि हैंडआउट जारी कर दिया कि निजी अस्पतालों में 368 वेंटिलेटर दस्तयाब है। सर, गरीब बंदे को वहां पर रखेंगे, वहां पर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लोग बुकिंग हो रही है, पैसे लेकर पकड़ रहे हैं, वो नहीं सर खाली वहां पर। शाहिद मलिक साहब, क्या सूरत हाल है? वो पेशेंट एक तरफ, मुझे लोग कहते हैं कि हम लाखों रुपए लेकर फिर रहे हैं, हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। मैडम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुन ली, इदादत शुमार भी सुन ली, वो कहते हैं बड़े वेंटिलेटर ही वेंटिलेटर हैं। देखिए, मैं अब ये तो मैं डाटा पर क्या बताऊं, बस सूरत हाल जो बताऊं, सूरत हाल सिर्फ आंखों देखी सूरत हाल जो इस वक्त ये है कि अस्पतालों का पूरा सिस्टम चौक है। सही, इट्स मैंने लफ्ज़ यूज किया चौकड ये है कि कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं अभी किसी मरीज को वेंटिलेटर पर भिजवाना चाहूँ, किसी को, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, मैं प्रोफेसर हूँ सब्जेक्ट का, मैं शायद मुझे वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। लोगों आपको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं। सही है। सूरत हाल ये है कि मेरे सारे कोलीग्स ही हैं, मैं किसी को जाकर कहूँगा तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है इस वक्त। अब इसके अंदर एडिशनल चीज़ बताऊँगा आपको। सही, वेंटिलेटर जाने वाला जो मरीज है उसकी वापसी अपनी जिंदगी की तरफ सिर्फ 5% है। 5% रह गई। 5%, 95% उसकी की डेथ ही डेथ है जो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। क्रिटिकल केयर पेशेंट है। अब बताओ, वेंटिलेटर इज अ मशीन। मैं बेसिक का प्रोफेसर हूं, मुझे नहीं पता वेंटिलेटर के बटन किधर होते हैं। वेंटिलेटर चलाने वाली ह्यूमन रिसोर्स नहीं है महकमा सेहत के पास। इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे शाहिद मलिक साहब, बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये दो MacBook बहुत ज्यादा शुक्रिया शाहिद मलिक साहब तशरीफ लाने के लिए। बतौर मैं सदीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मियां नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैंने फिर कहना है, मैडम आपकी सख्त बयानी अपनी जगह पे, रहम करें थोड़ा सा, माफ़ कर दें अपने अवाम को, अपने लोगों को। आप वाइस चांसलर्स को जिस तरह मुखातिब करती हैं, मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया, वो भी मुनासिब नहीं है। आप बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख्याल करें और माजरत करें लाहौर वालों से। आपने बहुत दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।